रख लेते हैं। सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर में ही बदलाव आएगा, सबसे पहले तो नाम ही बदलेगा। आपको और मुझे शायद पता नहीं था कि यूजीसी को इतना जल्दी ओके टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब जो नए कदम उठा रही है उसके बाद तो लगता है कि बहुत ही जल्दी यूजीसी की रुखसती होने ही वाली है। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या पुरी और अब हमारे चैनल का नाम लेते हुए भी मैं सोच रही हूँ कि भाई आगे आने वाले टाइम में चैनल का नाम क्या होने वाला है। क्या चैनल का नाम हैकी अड्डा 24/7 होने वाला है? सही सुना आपने, हैकी यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट रिंस्टेट करने वाली है यूजीसी को रिप्लेस करते हुए। तो क्या है इसका मतलब आपके लिए? क्या आपके एग्जाम पे असर पड़ेगा या नहीं? इंडिया के हायर एजुकेशन इकोसिस्टम पे क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, ये सब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मैं जानती हूं कि आप सब लोग आए दिन खबर सुनते रहते हैं अबाउट द चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आप एक बात की गारंटी ले सकते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसी फ्रॉडी बातें आपके साथ नहीं करूंगी। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू रन अ रूमर्स मिल हियर, मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं खुद सर्विस से आई हूँ, मैं खुद सर्विसमैन रह चुकी हूँ, मैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में रेगुलर पोस्ट पे थी। तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं एक्चुअली उस प्रोसेस से होकर आई हूँ। मैं जानती हूँ हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे वर्क करता है, उसकी इनर वर्किंग्स, मैं उस सिस्टम का पार्ट थी। और अब वहाँ पर आने वाले किसी भी चेंज का मतलब क्या हो सकता है वो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकती हूँ। तो बिल्कुल भी बिना मिर्च मसाला लगाए आपको आराम से समझाऊंगी, एक टाइमलाइन दूंगी, बताऊंगी हो क्या रहा है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और इसका आपके लिए क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। एंड में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंटली इंडिया में जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो लार्जली इन 5 कैटेगरीज में पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कहीं से भी एमए या एमए किया है या एमएससी किया है तो वेरी सिंपली आप एक एकेडमिक कोर्स आपने स्टडी किया है, इन दैट केस आपका कॉलेज यूजीसी के नॉर्म्स के अंडर आता है। तो यूजीसी आपकी वो बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि आपके हायर एजुकेशन कॉलेजेस में रेगुलेशन का भी काम कर रही है, उन्हें गवर्नमेंट की फंडिंग यानी ग्रांट्स इन एड भी प्रोवाइड करती है, उनके लिए रूल्स भी बना रही है, उन्हें एक्रेडिशन भी दे रही है, मतलब उनको क्रेडिट्स भी दे रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपका पूरा सिलेबस से लेकर आपके कॉलेज में फंडिंग से लेकर आपके लेक्चरर्स को मिल रही पे, वो सब यूजीसी की तरफ से ही आती है। तो मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया में हायर एजुकेशन का माई बाप है यूजीसी, बट अब ये था होने वाला है क्योंकि बहुत ही जल्दी इसको रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप देखें तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। तो जितने भी आपके आईआईटीज आईटीआईज हैं उनके रूल्स यहां से बनते हैं। सिमिलरली जितने भी हमारे बीएड के एमएड के कोर्सेज होते हैं यानी टीचर एजुकेशन रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स हैं वो एनसीटीई बनाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए मेडिकल एजुकेशन का काउंसिल है, लीगल एजुकेशन के लिए लीगल एजुकेशन का काउंसिल है। तो ओवरऑल जितने भी हमारे पास हायर एजुकेशन के फील्ड्स हैं, जो भी आपको जॉब करियर डिग्रीज दे रहे हैं, वो इन 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ये हमारा ओल्ड सिस्टम था। अब हमारे नए सिस्टम के तहत गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, वो ये 3 कैटेगरीज के लिए एकेडमिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन, इन तीनों कैटेगरीज के लिए ये 3 बॉडीज को हटा के एक नई सेंट्रल बॉडी बनाना चाह रही है जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वैसे ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर ये तीनों पुरानी अर्स्टवाइल बॉडीज की फंक्शनिंग्स आ जाएंगी। इसका मतलब है कि सिर्फ लीगल और मेडिकल सिस्टम को छोड़ के बाकी सारे आपके एजुकेशनल सिस्टम्स इनके अंडर आएंगे। तो क्या क्या इनका काम रहेगा और वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे आपके लिए हो सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो बॉडीज हैं इनका काम कुछ इस तरीके से रहता है। सबसे पहला सबसे बेसिक काम है रेगुलेशन का। इसका मतलब है कि आपके किस तरीके के कॉलेजेस आपके खुलेंगे, कौन से कॉलेजेस डिग्री देने के लिए मान्य हैं, कौन से मान्य नहीं हैं। आपको याद होगा यूजीसी हर साल एक ब्लैकलिस्ट निकालती थी, तो अब वो सारा काम कलेक्टिवली ये लोग ये कमीशन करेगा। इसके अलावा अफिलिएशन, अगर आज मैं एक नया कॉलेज खोलती हूँ
और मैं चाहती हूँ कि उसको वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाए, मतलब वो उसकी जो डिग्री है वो DU से मिले। तो DU आज एक यूनिवर्सिटी है जो मुझे अफिलिएशन प्रोवाइड करती है, लेकिन DU अफिलिएशन प्रोवाइड कर सकती है, ये उसे किसने प्रिविलेज दिया? ये प्रिविलेज उसे UGC ने दिया है। तो आप किसी भी कॉलेज को या किसी नई यूनिवर्सिटी को जब खोलते हैं तो वो UGC के नॉर्म्स के अंडर आए। अगर वो एक अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी नहीं है तो UGC उसको ब्लैकलिस्ट कर देती थी। अब आपका एजुकेशन कमीशन ऑन इंडिया जो होगा HECI, वो ये सेम पावर्स अपने पास रखेगा। तीसरी ज़रूरी पावर होती है ग्रांट्स एंड एड की, यानी कि जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें जो लेबोरेटरी बन रही है, जो क्लासरूम बन रहे हैं, टीचर्स का पे आ रहा है, आपके कॉलेज में आपके टीचर्स या स्टूडेंट्स किसी तरीके की नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं तो रिसर्च के लिए फंडिंग चाहिए, ये सारी ग्रांट्स एंड एड हमें UGC प्रोवाइड करती थी, अब HECI प्रोवाइड करेगा। फाइनली स्टैंडर्डाइजेशन एंड एक्रेडिशन, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्रेडिट स्कोर क्या रहेगा? तो NAC का एक टीम रन आता है, NAC की टीम आती है, वो आपके कॉलेज को क्रेडिट देती है। आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के देखो, उस पर लिखा होगा NAC क्रेडिट A+, या B+, ABCD++++ ऐसे करके आपको एक क्रेडिट मिलता है। उसके नॉर्म्स भी यहीं से बन रहे थे, अब भी यहीं से आएंगे। और साथ ही साथ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि हम अक्रॉस इंडिया कह रहे हैं कि BA 3 साल की है तो 3 साल की ही होगी, कोई BA की डिग्री आपको 5 साल में नहीं दे सकता, और अगर कोई देगा तो वो अमान्य होगा। आपकी MA या मास्टर्स अक्रॉस इंडिया 2 साल की होती है, अगर वहाँ कोई एक्सेप्शन बन रहा है वो यहाँ रूल्स में गिवन होगा, वो UGC या NCT के नॉर्म्स के अंडर होगा। अगर वो नॉर्म्स के अंडर नहीं बैठ रहा है देन इन दैट केस आपकी डिग्री अमान्य हो जाती है, मतलब आप कहीं नौकरी लेने जाते हैं उस डिग्री से, आपको उस डिग्री से फिर नौकरी नहीं मिलेगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन का काम भी अब से पहले UGC या NCT कर रहा था, अब क्या हम कर रहे हैं, एक सेंट्रल बॉडी यहाँ बन जाएगी तो अब वो ये सारा काम करेगी। तो अब तक ये सारे काम तो पहले सेपरेटली भी ये तीनों बॉडीज कर ही रही थी, तो HECI को क्यों बना रहे हैं? देखिए, HECI को बनाने का जो कारण है उसको आप समझ लो। सबसे पहले तो सरकार के रोल पे, सरकार क्या चाह रही है यहाँ, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो करंट रूलिंग सरकार है, जब इनका पुराना टेन्योर चल रहा था 2018 में, उस वक्त इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में कि हमें अक्रॉस इंडिया पूरा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसे स्टैंडर्डाइज करना है, सेंट्रलाइज करना है, एक जगह पे लेकर आना है। तो हम उसका एक स्रोत बना देंगे, एक सोर्स बना देंगे। एक ऐसे कमीशन की तब बात उठी थी, लेकिन जब उसके ऊपर फिर पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो लोगों ने कहा कि ये एक तानाशाही जैसा एक बड़ा डिस्पोटिक सा सिस्टम बन जाएगा। कहीं ना कहीं जब पावर इस तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो जाती है तो वहाँ पर करप्शन के चार्जेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो करप्शन से बचने के लिए और पावर को डिसेंट्रलाइज रखने के लिए, ताकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे हम चलते रह सके, इसलिए इन्होंने कहा था कि नहीं, हम नहीं इस बिल को पास करेंगे। तो काफी हैवी क्रिटिसिज्म 2018 के सत्र में इस बिल को मिला था। फिर क्या होता है? फिर आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, NEP 2020 रिलीज होता है, और इसमें सीधे स्पष्ट भाषा में लिखा था कि हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, जो अभी तक काफी ज्यादा कॉलोनियल पाथवे पे चल रहा है और काफी आउटडेटेड है, काफी आर्केइक है, हम इसको न्यू फेस, न्यू शेप देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज और फ्यूचर का देश बने हमारा, और हमारे जो छात्र हैं, हमारा जो भविष्य है हमारे देश का, वो उस तरह से पढ़ाई करें जिससे हम हमारे देश में R&D को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे सके, हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर सके, हम इंडिया में ही चीजें बनाएं, डिस्कवर करें, इन्वेंट करें। और आप देख रहे हैं कि सरकार ने पिछले कई सालों में इस पे बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए हैं, बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, बड़े कमीशंस भी निकाले हैं, बड़े बड़े इन्होंने प्रोजेक्ट्स भी रन किए हैं, कई करोड़ों, कई लाख करोड़ों के। तो उसके तहत ऑफ कोर्स हमें ज़रूरत थी कि हम हमारे यूथ को भी उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करें। अब यूथ तो ट्रेंड वैसा था नहीं, एक बहुत क्लियर लैग है यहाँ पर। मतलब अगर हम बात करें तो UGC चलिए बहुत अच्छे तरीके से इतने सालों से बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेशन कर रहा है, अफिलिएशंस दे रहा है, ग्रांट्स दे रहा है, लेकिन फिर भी ये BA MA करते हुए छात्र आज भी बेरोजगारी बैठे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैम UGC नेट करके भी हम क्या करें, जितनी यूजलेस BA MA की डिग्री है उतना ही यूजलेस UGC नेट का सर्टिफिकेट भी है। तो अगर आपको अब तक लग रहा था कि यहाँ से कुछ फायदा नहीं हो रहा था, देन कहीं ना कहीं सरकार ने भी इस बात को समझा था, तो उसी वजह से उन्होंने ये लैग पूरा वो करना चाहते हैं HECI के साथ। HECI में वो कह रहे हैं कि अब से पहले हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, तो तीनों बॉडीज अपने अपने हिसाब से अपने अपने रूल्स निकालती थी।
जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं था, मतलब सरकार के पास एक क्लियर पिक्चर नहीं थी इस बात की कि हम किस तरीके की डिग्री दे रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम चल कैसा रहा है, हम लर्निंग आउटकम्स को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। हैकी के साथ जो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज वो करना चाहते हैं वो यही है कि वो लर्निंग आउटकम्स को ट्रैक करना चाहते हैं, मैप करना चाहते हैं। वो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की करियर ट्रैजेक्टरीज को भी ट्रेस करेंगे, स्टडी करेंगे, जिससे वो करंट जॉब गैप्स और लैग्स को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आने वाले टाइम में वो यूथ को और एम्प्लॉयबल बना सकें। विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव, जो उनका मानना है कि आने वाले वक्त में सरकार को एग्जैक्टली अगर ये पता है कि किस तरीके की डिग्री या किस तरीके का कोर्स पढ़ा के हम लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयबल बना सकते हैं, या हमारे देश में करंटली इस तरीके के इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, तो चलो इस तरीके के ही ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स बनाते जाते हैं। तो अगर ये एक बैलेंस उनका बन जाए, तालमेल बन जाए, भिड़ जाए, तो कहीं ना कहीं आई थिंक आपको इसमें फ़ायदा होगा ही होगा। अच्छा, दूसरा एक बहुत ही बड़ा पॉइंट जो NEP 2020 में उठा था वो था ऑफ करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी। अब से पहले क्या होता है कि आपकी 10th हुई, आपके मार्क्स आ गए, अब आपको आपके मार्क्स के बेसिस पर कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल या ह्यूमैनिटीज़ में से कुछ चूज़ करना पड़ता था और आप क्रॉसओवर नहीं कर सकते थे। मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है कॉलेज में, लेकिन +2 मेरे पास बायो से थी। मेरे पास अगर ऑप्शन होता तो मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनाना चाहती, बट वो ऑप्शन था नहीं, क्योंकि आप बायो के साथ ह्यूमैनिटीज़ मिक्स नहीं कर सकते। या मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो नॉन मेडिकल पढ़ते थे बट उनको फाइनेंस का सब्जेक्ट अच्छा लगता था, पर वो कॉमर्स और नॉन मेडिकल का क्रॉसओवर नहीं स्टडी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं कर रहा है। अब हैकी क्या करेगा? हैकी आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे क्रेडिट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आप अपने खुद का करिकुलम डिसाइड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा रहेगा कि आपको मान लीजिए 3 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए 50 क्रेडिट्स पूरे करने हैं। अब ये 50 क्रेडिट्स आप अलग अलग डिसिप्लिन एंड फील्ड से उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मान लो कि मुझे बायोलॉजी पढ़नी थी, ह्यूमन बॉडी पढ़नी थी, बट उसके साथ साथ मुझे उसका क्रॉसओवर साइकोलॉजी में जानना था, तो मुझे साइकोलॉजी को पढ़ना था एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा, तो मैं बायो और केमिस्ट्री के साथ साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन अब बना सकती हूँ मेरे BA की डिग्री में, एज लॉन्ग एज मेरे वो 50 क्रेडिट पूरे हो जाएं। अगर वो हो जाते हैं तो मुझे मेरी बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरीके से सरकार अब क्या चाह रही है कि वो सिर्फ जो ये इतना सा रोल था अब से पहले इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस का, उससे बाहर निकल के अब हम एक नया देश बनाए, नया एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करें जो कि ऑफ टाइम्स अहेड है। अभी कितना टाइम्स अहेड है, कितना नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप देखेंगे तो USA, UK, इन बड़े बड़े देशों में आप देखें जहाँ पर आईवी लीग स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, जिसके एजुकेशन सिस्टम की हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जहाँ हम जाके पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ तो सालों से ही यही सिस्टम फॉलो हो रहा है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, इंडिया अब अपने करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाना चाहता है, वो ये हैकी की मदद से करेगा। और तीसरा और सबसे ज़रूरी काम जो इनको करना है अब, और बहुत ही ज़रूरी है वो है फाइनेंशियल पेनल्टी लगाना। अब से पहले क्या होता था, UGC हर साल एक ब्लैकलिस्ट निकालता था उन यूनिवर्सिटीज़ की जो UGC के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड मल्टीपल वार्निंग्स के बावजूद वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों के साथ क्या करता था, उनको ब्लैकलिस्ट कर देता था UGC। मतलब अगर ना तो वो कॉलेज चल पाएंगे, और अगर वो चल भी रहे हैं तो इनकी डिग्री मान्य नहीं होगी। आप एज अ कैंडिडेट उस डिग्री को लेके कोई एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते, कहीं नौकरी नहीं ले सकते, कहीं बाहर आप नहीं जा सकते हो, यू आर एज गुड एज इलिटरेट। अब अच्छा, UGC के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी जिससे वो फाइनेंशियल पेनल्टी लगा देता। अगर आपको मान लीजिए एक नकली यूनिवर्सिटी चलाने के लिए मान लो मुझे 50 करोड़ का फाइन लग गया, तो अगली बार मैं ध्यान रखूंगी, फ्रॉडी काम करने से पहले 2 बार सोचूंगी कि भाई इतना बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अब हैकी के अंडर ये भी एक नया प्रोविजन आ जाएगा कि वो हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज अप्लाई कर सकता है, इम्पोज कर सकता है उन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ पे जो ऐसी धांधलेबाजी करेंगे, काला धन कमाने के लिए उनके ऊपर ऐसा काला फाइन भी ठोक दिया जाएगा, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग। तो जो रोल पहले UGC का था, उसके साथ साथ नए रोल्स को यहाँ एनविजन किया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी इस मुद्दे पे बात इन लोगों ने 2018 के सत्र में छेड़ी थी, लेकिन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के डर की वजह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहोल्ड करते हुए पार्लियामेंट ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर 2020 के NEP के रिलीज़ होने से, NEP की क्वालिटीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं ये बिल फिर से एप्लीकेबल लगा।
इस साल 2025 के फरवरी में पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने कुछ सजेशंस रिवील किए थे अबाउट द हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, और जिसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि अगर हम इस तरीके की एक बॉडी बनाते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है हमारे एजुकेशनल सिस्टम को। तो करंट जो हमारा लास्ट मानसून सत्र था उसमें तकरीबन 10 से 12 बिल को शॉर्टलिस्ट किया गया था मानसून सेशन के लिए, मानसून के सत्र ठंड के सत्र के लिए, विंटर सत्र के लिए, जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से एक आपका हैकी बिल भी है। तो 1 दिसंबर 2025 को सरकार पार्लियामेंट डिस्कस करेगी अपने ठंड के सत्र में, अपने विंटर सेशन में हैकी बिल के ऊपर, और ये करके वो ये सारे एजेंडास को क्लियर करना चाह रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं उन लोगों पे जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे थे, उनका क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो नेट का एग्ज़ाम फिलहाल तो देखो एक ऐसा ही एग्ज़ाम रहेगा, लेकिन उसके आगे से यूजीसी तो हट जाएगा। अब उसके आगे क्या आएगा ये अभी कह नहीं सकते, तो इसको मैं फिल इन द ब्लैंक करके छोड़ देती हूँ। आपको फन के लिए अगर इस फिल इन द ब्लैंक को पूरा करना है तो आप कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी और उन पर रिप्लाई भी करूंगी। तो एक नेट समथिंग नेट बनने वाला है, क्या नेट बनने वाला है अभी वो पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये एनटीए के साथ क्या करेंगे। तो देखिए एनटीए या सीबीएसई ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं, इनका डिसीजन मेकिंग, रेगुलेशन, अफिलिएशन, एक्रेडिशन, ग्रांट एंड एड प्रोवाइडिंग, इन चीज़ों से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो एज लॉन्ग एज ये लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक इन पे कोई चेंज आएगा। लेकिन हाँ, अगर पूरा एजुकेशन सिस्टम रेवोल्यूशनाइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको एनटीए की फंक्शनिंग को भी रिकंसिडर कर लेना चाहिए, क्योंकि 2025 ही हुआ है, 2024 भूले नहीं है हम। पिछले साल एनटीए के काले करतूत जिस तरीके से हमारे सामने आए और जितना आक्रोश हम सबके मन में था उसको लेकर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमें हमारी अथॉरिटीज़ को, हायर अथॉरिटीज़ को, जब वो कर ही रहे हैं अब इतना चेंज, मालिक जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो थोड़ा सा एनटीए को भी देख लीजिएगा। एक ये वाला मुद्दा, ठीक है कि एनटीए रहेगा या नहीं, आई थिंक उसको उनको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अब इस तरीके के चेंजेस ये लोग लेकर आ ही रहे होंगे। तो नेट की वैल्यू और क्या हो सकती है, जैसे कि इन्होंने पीएचडी एडमिशंस में नेट की वैल्यू तो बढ़ा दी थी कि चलो पीएचडी का आप एडमिशन लेना है तो आपको नेट के स्कोर के थ्रू मिल सकता है। देयर आर गुड चांसेस कि नेट को कुछ और बेनिफिट्स भी आने वाले टाइम में प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जॉब लैग्स को समझना चाहते हैं। तो जॉब लैग्स को समझने के लिए डेफिनेटली ये एग्जाम का स्तर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, और मैं आपको उसका प्रूफ दे देती हूँ कैसे। टीजीटी पीजीटी एग्जाम जानते हो, ये स्कूल्स में टीपीआरटी, टीजीटी या पीजीटी ये आपके टीचर्स होते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। अब इंडिया में 3 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से आपके ये स्कूल्स की एजुकेशन दी जाती है, केवीएस, एनबीएस और अब तीसरा ईएमआरएस। ये तीनों एग्जाम्स पहले भी होते थे, इनफैक्ट ईएमआरएस का तो पहला साइकिल 2023 में ही इन्होंने रन किया था। 2025 आ गया है और हम इन तीनों ही सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस की नई वैकेंसीज देख रहे हैं, और तीनों में ही इन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी भी कस दी है, कड़क कर दी है, पहली बात। और दूसरी बात, तीनों में ही सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग इंट्रोड्यूस करती है। बेसिकली अभी करना क्या चाह रहे हैं, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का फ्रेमवर्क, पूरा ढांचा बदल रहे हैं। ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स को भी हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं, यूपीएससी के स्तर पे लेके जा रहे हैं। तो नेट जो वंस अपॉन अ टाइम सब्जेक्टिव होता था, अब यहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो चेंजेस होने वाले हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर में ही बदलाव आएगा। सबसे पहले तो नाम ही बदलेगा। अब वो एनटीए यूजीसी नेट नहीं रहेगा, वो एनटीए डैश नेट हो जाएगा। डैश आप फिल इन द ब्लैंक कर सकते हो। दूसरा बदलाव, यहाँ पर पेपर सब्जेक्टिव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, या जैसे पेपर 1 अभी हम देख रहे हैं हमारा उसके मार्क्स जुड़ रहे हैं, तो टीजीटी पीजीटीज में ऐसा कर दिया कि पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग कर दिया है और आपके कंसर्न सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव ओनली या सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है, और यहाँ से आप क्वालिफाई करते हो फॉर एन इंटरव्यू। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ओनली सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया जाए हमारी नई बॉडी के अंडर। तीसरा, डेफिनेटली एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि ये हमें करंटली टीजीटी पीजीटी में भी देखने को मिल रहा है। मतलब वो चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस ज़्यादा नेचर में एनालिटिकल हो।
इसलिए टीजीटी पीजीटी के जनरल पेपर में फॉर एग्जांपल डेड पेडागोजी हटाकर केस स्टडी बेस्ड सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आपके सिलेबस में सिलेबस को पूरे तरीके से ना चेंज करते हुए उसको केस स्टडी बेस्ड बनाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई चेंज आएगा तो क्या चेंज करेंगे, मतलब इंग्लिश में ब्रिटिश इंडियन अमेरिकन है, क्या ही चेंज करेंगे, ये ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका ये बदल देते हैं। तो केस स्टडी बेस्ड आपका एक पैटर्न यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लोग जॉब लैग्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में नेट के सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर ये टीचर्स बनना इतना मुश्किल बनाएंगे तो उसको ये और ल्यूक्रेटिव भी बनाएंगे। तो 8 पे कमीशन तो खैर आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अभी जैसे रहता है ना कि टीजीटी पीजीटीज का सिस्टम अगेन बहुत सेंट्रलाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ वैकेंसीज। अभी तक अलग अलग स्टेट्स अलग अलग अपनी वैकेंसी निकालती थी और उनके पास वो पावर थी भी, लेकिन आने वाले टाइम में हम, क्योंकि एनसीटी भी नहीं रहेगा और ये सब चीज़ें अब एनसीटी के अंडर होती थी पहले, एनसीटी नहीं रहेगा, तो जिस तरीके की स्टैंडर्डाइजेशन हमें टीजीटी पीजीटीज में देखने को मिल रही है वही स्टैंडर्डाइजेशन नेट में भी देखने को मिलेगी। डेफिनेटली अगर जॉब लैक्स को वो फिल करना चाहते हैं तो उसको ल्यूक्रेटिव बनाना होगा, इफेक्टिव बनाना होगा, अट्रैक्टिव बनाना होगा, उसके लिए नेट की डिग्री की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मेरा सजेशन आप सभी लोगों को ये है कि इस वक्त ये जो हमारा वक्त है हमारे पास, मैक्सिमम से मैक्सिमम जून 2026 तक जो जो अपना नेट क्वालिफाई कर सकता है, जेआरएफ ले सकता है, ले ले, क्योंकि फिर 1 साल बाद हमारे क्या स्थिति रहने वाली है, एजुकेशन सिस्टम कैसा रहने वाला है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हम सिर्फ ये स्पेक्यूलेशंस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के आ जाने से क्या क्या और चेंजेस हमें देश में देखने को मिल सकते हैं? मैं आपका भी पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ, तो कमेंट में मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को। 1 साल बाद हमारे चैनल का नाम भी क्या रहेगा ये भी मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली मैं यहाँ रहूँगी, आप यहाँ रहेंगे। आपकी अपनी ऐश्वर्यापुरी, मैं यहाँ रहूँगी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स, आप लोग भी यहीं होंगे। तो मिलते रहिएगा हमसे यहीं पे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।